नमस्कार दोस्तों, मैं आरवी चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल देसी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज हम यूपी कांस्टेबल भर्ती के हिंदी सेक्शन से आने वाले सवालों को करेंगे और आज ये हमारा टेस्ट नंबर 4 है। तो चलिए करते हैं टेस्ट नंबर 4 को। हमारा प्रश्न है कि संसार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो वह एकमात्र देवनागरी है। यह किसका कथन है? ऑप्शन ए ब्लूमफील्ड का, ऑप्शन बी एजे एलिस का, ऑप्शन सी आइजैक पिटमैन का, ऑप्शन डी विलियम जोन्स का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आइजैक पिटमैन का यह कथन है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला शब्द है, और वह शब्द है सन्यासी। सन्यासी का स्त्रीलिंग शब्द देखना है। ऑप्शन ए सन्यासिनी, ऑप्शन बी सन्यासिरिन, ऑप्शन सी सन्यासिनी, ऑप्शन डी सन्यासिनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन्यासिनी। सन्यासिनी सन्यासी का स्त्रीलिंग शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है, कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए बिहारी लाल, ऑप्शन बी मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन सी केशव दास, ऑप्शन डी भूषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केशव दास। केशव दास कवि प्रिया के रचनाकार होने के साथ साथ रीतिकाल के कवि भी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महोजस्वी का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए महा प्लस ओजस्वी, ऑप्शन बी महो प्लस ओजस्वी, ऑप्शन सी म प्लस होजस्वी, ऑप्शन डी महोज प्लस स्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महा प्लस ओजस्वी, महोजस्वी का सही संधि विच्छेद है। हमारा अगला प्रश्न है, नागरी सुधार समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ऑप्शन ए पेरिन नहन, ऑप्शन बी तोताराम, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी काका कालेलकर। काका कालेलकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काका कालेलकर, क्योंकि पेरिन नहन ने हिंदी प्रचार सभा की अध्यक्षता की, तोताराम ने भाषा संवर्धनी की अध्यक्षता की, राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्र भाषा समिति की अध्यक्षता की थी। हमारा अगला प्रश्न है, स्थूल का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन ए अस्थूल, ऑप्शन बी पतला, ऑप्शन सी मोटा, ऑप्शन डी सूक्ष्म। तो स्थूल का पर्यायवाची सूक्ष्म होता है, वहीं पतले का पर्यायवाची मोटा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, अध्येता शब्द में उपसर्ग हैं। ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी अद, ऑप्शन डी अधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधि। हमने बताया था कि जो उपसर्ग होता है वह उपसर्ग किन शब्दों को कहा जाता है? उपसर्ग उन शब्दों को कहा जाता है जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, उनको उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय किनको कहते हैं? वे शब्द जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिकूल में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। प्रतिकूल में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा शरीर तत्वों से मिलकर बना है। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त तद्भव शब्द का चयन करें। तो क्या पूछा गया? तद्भव शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी पंच। तो तृतीय और पंच जो हैं वह तत्सम शब्द होते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते। तो हम जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है और 5 एक तद्भव शब्द भी है। हमारा अगला प्रश्न है, जो बात लोगों से सुनी गई हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए जनजाति, ऑप्शन बी जिज्ञासा, ऑप्शन सी जजिया, ऑप्शन डी जनश्रुति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जनश्रुति। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वह कक्षा में अवश्य अव्वल स्थान प्राप्त करेगा क्योंकि उसने डैश। ऑप्शन ए बीड़ा उठाना, ऑप्शन बी पत्थर की लकीर, ऑप्शन सी जी तोड़ मेहनत करना, ऑप्शन डी बाएं हाथ का खेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जी तोड़ मेहनत करना। वह कक्षा में अवश्य अव्वल स्थान प्राप्त करेगा क्योंकि उसने जी तोड़ मेहनत की है। बीड़ा उठाने का अर्थ होता है कि कठिन काम का दृढ़ संकल्प लेना। पत्थर की लकीर होता है अमिट या स्थायी बात, और बाएं हाथ का अर्थ होता है बहुत सरल कार्य। हमारा अगला प्रश्न है, धनुः प्लस टंकार किस शब्द का संधि विच्छेद है? ऑप्शन ए धनुषंकार, ऑप्शन बी धनुषणकार, ऑप्शन सी धनुष टंकार, ऑप्शन डी धनुष लंकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धनुष टंकार। हमने बताया है कि जहाँ भी आपको 2 विसर्ग यानी 2 बिंदियाँ या विसर्ग दिखाई दें वह विसर्ग संधि होती है। और विसर्ग संधि अगर आपको सीखनी है तो हमारा एक वीडियो है विसर्ग संधि के में जाके देखिएगा, उसमें आपको विसर्ग संधि का वीडियो मिलेगा जिससे आप 1 मिनट में विसर्ग संधि को करना सीख जाएंगे।
हमारा अगला प्रश्न है हिंदी में दीर्घ स्वर कितने होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है और वे दीर्घ स्वर होते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा औ। ये जो होते हैं इन दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है और वे 7 दीर्घ स्वर ये हैं। सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, तो आपको उसमें तीन कोई और स्वर दे दिए जाएंगे, यानी कह सकते हैं कि हम उसमें 3 लघु स्वर दे दिए जाएंगे और एक दीर्घ स्वर दे दिया जाएगा, तो आपको पहचानना होगा। तो यही दीर्घ स्वर होते हैं। अब लघु स्वरों की बात कर लें तो लघु स्वरों की संख्या 4 होती है और वे लघु स्वर होते हैं छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ और रे। ये जो 4 होते हैं ये लघु स्वर होते हैं। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लघु स्वर है और निम्नलिखित में से कौन सा लघु स्वर नहीं है। तो नहीं है में पूछा जाएगा तो 3 आपको लघु स्वर दे दिए जाएंगे और चौथा दीर्घ स्वर दे दिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से दीर्घ स्वर हैं और कौन से लघु स्वर हैं। हमारा अगला प्रश्न है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए तल्लीन, ऑप्शन बी चक्रपाणी, ऑप्शन सी सर्वेश्वर, ऑप्शन सी डी विशेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशेषण, क्योंकि विशेषण में ब नहीं आता बल्कि व आता है। तो इसकी सही शुद्ध वर्तनी हो जाएगी विशेषण। हमारा अगला प्रश्न है व व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी ओष्ठ, ऑप्शन सी मूर्धन्य, ऑप्शन डी दंत्योष्ठ। तो व व्यंजन का उच्चारण स्थान ऑप्शन डी दंत्योष्ठ है। हमारा अगला प्रश्न है नरेश मेहता को अपने संपूर्ण कृतित्व के आधार पर प्राप्त पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन बी साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन सी व्यास सम्मान, ऑप्शन डी सरस्वती सम्मान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। नरेश मेहता को अपने संपूर्ण कृतित्व के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए मलयालम, ऑप्शन बी बोडो, ऑप्शन सी मीजो, ऑप्शन डी गुजराती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीजो 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उसे सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। कितनी घटनाओं का कार्यक्रम से किया गया व्रत? ऑप्शन ए अभ्यास, ऑप्शन बी आग्रह, ऑप्शन सी आवधिक, ऑप्शन डी इतिव्रत। तो कितनी घटनाओं के कार्यक्रम से किया गया व्रत इतिव्रत कहलाता है। अभ्यास के लिए एक शब्द होता है, वह अभ्यास किसके लिए एक शब्द है? किसी काम को बार बार करना अभ्यास कहलाता है। किसी बात पर बार बार जोर देना आग्रह कहलाता है। हर अवधि के लिए आवधिक कहलाता है। हर अवधि में होने वाला आवधिक कहलाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित मुहावरे को पूर्ण करें। पर्वत पर डैश खोदना। ऑप्शन ए गड्ढा, ऑप्शन बी कुआं, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पर्वत पर कुआं खोदना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है सर पर गाज गिरना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए सिर पर बिजली गिर जाना, ऑप्शन बी पीड़ा होना, ऑप्शन सी संकट आ जाना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सर पर गाज गिरने का अर्थ होता है संकट आ जाना। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस शब्द में विदेशी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन ए सौदागर, ऑप्शन बी कोतवाल, ऑप्शन सी इत्रदान, ऑप्शन डी खौफनाक। तो सौदागर में किस प्रकार का प्रत्यय है? गर। देखें कैसे, सौदा प्लस गर, तो इसमें गर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ये विदेशी प्रत्यय है। इत्रदान, इत्र में दान प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इत्र प्लस दान। खौफनाक में खौफ प्लस दान, नाक शब्द नाक यानी नाक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो हमारा बचा क्या? कोतवाल। कोतवाल में विदेशी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है राहुल फुटबॉल खेलकर चला गया, रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है? ऑप्शन ए क्रिया पदबंध, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण पदबंध, ऑप्शन सी संज्ञा पदबंध, ऑप्शन डी सर्वनाम पदबंध। तो इसका सही आंसर है क्रिया पदबंध, यानी राहुल फुटबॉल खेलकर चला गया, इसमें क्रिया पदबंध है। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। ऑप्शन ए कुत्ता भौंक रहा है, ऑप्शन बी राम खाना खा रहा है, ऑप्शन सी अधिक मत बोलो, ऑप्शन डी राधा रात भर जागती रही। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राधा रात भर जागती रही। हमारा अगला प्रश्न है दिए गए शब्दों के लिए उचित संज्ञा
भेद का चयन कीजिए। इंसानियत, इंसानियत के लिए कौन सी संज्ञा है ये देखना है। ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में किस में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। ऑप्शन ए शिशु सो रहा है, ऑप्शन बी बालक गेंद से खेल रहा है, ऑप्शन सी छात्र पढ़ रहा है, ऑप्शन डी छात्रा लिख रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिशु सो रहा है। इसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। क्रिया कितने प्रकार की होती है? क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, अगर किसी क्रिया में क्या और किसको लगाने से पता चले तो वह सकर्मक क्रिया होती है, और जिसमें क्या और किसको लगाने से उत्तर नहीं मिले तो वह अकर्मक क्रिया हो रही होती है। हमारा अगला प्रश्न है, गायत्री गीत गाती है, यह वाक्य सामान्य भूतकाल में। ऑप्शन ए गायत्री ने गीत गाया, ऑप्शन बी गायत्री ने गीत गाती थी, ऑप्शन सी गायत्री गीत गाई थी, ऑप्शन डी गायत्री गीत गाए। गई नहीं है यहाँ पर, यह हो जाएगा गाई, गाई हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गायत्री ने गीत गाया, यह सामान्य भूतकाल है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए तूफान आने का संदेह है, ऑप्शन बी हमें भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ऑप्शन सी भ्रष्टाचार गहरी समस्या है, ऑप्शन डी जल्दी से माला गूंथ कर लाओ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तूफान आने का संदेह है, क्योंकि ऑप्शन बी हमें भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, हमें भाषा का अच्छा ज्ञान नहीं होता, हमें भाषा की अच्छी समझ होनी चाहिए। भ्रष्टाचार गहरी समस्या है, यहाँ गहरी की जगह बड़ी लगेगा तो हो जाएगा भ्रष्टाचार बड़ी समस्या है। जल्दी से माला गूंद कर नहीं बल्कि होता है गूंथ कर लाओ। हमारा अगला प्रश्न है, वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। सह शिक्षा वाली कक्षा को यदि पुरुष पढ़ाता है तो वह लड़कियों की आवश्यकता को नहीं समझ सकेगा, और स्त्री अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेगी। कोई त्रुटि नहीं है, तो देखें किस भाग में कोई त्रुटि नहीं है या किस में त्रुटि है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, यानी भाग एक ए में ए बी सी डी इनमें से किस में त्रुटि है। तो हम बताते हैं कि ना कि इसका होता है, और स्त्री अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं करेगी। इसमें स्त्री शब्द गलत प्रयोग हुआ है, क्योंकि अध्यापिका पता है अध्यापिका एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द के साथ में स्त्री लगाना ज़रूरी नहीं है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा ना गिरे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए यमक अलंकार, ऑप्शन बी वक्रोक्ति अलंकार, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन डी रूपक अलंकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। इसमें रूपक अलंकार है, इसको तो रट डालिएगा, कहना कि ये बार बार पूछा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, नगर नहीं, ये नगर नहीं है, ये होगा नगड़। नगड़ में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं। ऑप्शन ए 3, ये ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से क्या होगा। तो नगड़ में 3 लघु और गुरु वर्ण होते हैं। गढ़ कितने प्रकार के होते हैं। गढ़ होते हैं 8 प्रकार के, उनमें से एक नगड़ भी है। नगड़ में 3 गुरु और लघु वर्ण होते हैं। हमारा अगला है, दिए गए शब्द युग्म का अर्थ ज्ञात कीजिए। ग्रह और ग्रह। ऑप्शन ए पर्वत और घर, ऑप्शन बी हाथी और घर, ऑप्शन सी शनि और पर्वत, ऑप्शन डी शनि और घर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शनि और घर, क्योंकि ग्रह शनि होता है और ग्रह घर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, वियोग रस और संयोग रस। वियोग रस और संयोग रस, यह श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं। अगर इस तरह से हमारा आज का टेस्ट खत्म होता है। अगर आपको हमारा ये टेस्ट पसंद आ रहा है तो इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी डाउट को, अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।